नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही चर्चित सरकारी योजना पर गहराई से बात करेंगे। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसे सब पीएलआई स्कीम कहते हैं। नमस्ते। हमने इसके लिए सरकारी विज्ञप्तियां देखी हैं, कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो भी समझने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। पीएलआई स्कीम, अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का इनाम है। सरकार ने कंपनी से कहा, भाई आप इंडिया में ज्यादा प्रोडक्शन करो, ज्यादा बेचो। अच्छा। और अगर आप पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बेचते हो तो हम आपको उस बढ़ी हुई बिक्री पर कुछ एक्स्ट्रा पैसा देंगे। मतलब परफॉर्मेंस से जुड़ा इंसेंटिव। हाँ, मतलब जितना अच्छा परफॉर्म करो उतना इंसेंटिव्स पाओ, सीधा हिसाब। लेकिन क्या सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना ही इसका मकसद था या इसके पीछे कुछ और बड़े आइडियाज थे? नहीं, देखिए, प्रोडक्शन बढ़ाना तो एक तरीका था, असल लक्ष्य तो बड़े थे। जैसे हम जो विदेशों से इतना सामान मंगाते हैं वो कम हो। इंपोर्ट कम करना। हाँ, और इंडिया में बना सामान दुनिया भर में बिके, मतलब एक्सपोर्ट बढ़े। और जाहिर है, जब फैक्ट्री लगेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। सही। और सबसे बड़ा मकसद, देश को मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाना। ये सरकार की जो मेक इन इंडिया वाली सोच है ना, उसका ही एक अहम हिस्सा है ये। बिल्कुल। अच्छा, तो ये शुरू कब हुई? क्योंकि ये काफी खबरों में रही है। हाँ, ये आई थी मार्च 2020 में, मतलब ठीक जब कोरोना की दिक्कतें शुरू हो रही थी। उस टाइम पर? जी। और तब सरकार ने फोकस सिर्फ 3 सेक्टर्स पर रखा था। एक तो मोबाइल फोन और उसके पार्ट्स, दूसरा दवाइयां बनाने के लिए जो जरूरी केमिकल्स होते हैं जिन्हें एपीआईज कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा था मेडिकल डिवाइस, मतलब वो चीजें जिनके लिए हम बहुत हद तक दूसरे देशों पर निर्भर थे। समझ गया। तो शुरुआत सिर्फ 3 सेक्टर से हुई, लेकिन फिर तो ये बहुत बढ़ गई, इसका दायरा काफी फैला दिया गया। हाँ, बिल्कुल। वो शुरुआती दौर था। फिर नवंबर 2020 में एक बड़ा फैसला हुआ। सरकार ने 10 और जरूरी सेक्टर इसमें जोड़ दिए। 10 और? कौन कौन से थे वो? उसमें गाड़ियां थीं, ऑटो कंपोनेंट्स थे, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हाइड्रोजन वाली गाड़ियों पर जोर था। फिर टेलीकॉम के इक्विपमेंट, कपड़ा उद्योग यानी टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, व्हाइट गुड्स जैसे एसी, एलईडी लाइट्स, सोलर पैनल बनाने वाले मॉड्यूल, फिर एडवांस्ड बैटरी मतलब एसीसी बैटरी, और खास तरह का स्टील, स्पेशलिटी स्टील। बाप रे, लिस्ट तो काफी लंबी है। हाँ, और फिर 2021 में ड्रोन और उसके पार्ट्स के लिए भी एक छोटी पीएलआई स्कीम आ गई। तो कुल मिलाकर करीब 14 सेक्टर हो गए। 14 सेक्टर। और इसके लिए बजट, वो भी तो काफी बड़ा रखा होगा सरकार ने। हाँ, बजट तो बहुत बड़ा था। कुल मिलाकर करीब 1.97 लाख करोड़ रुपए। डॉलर में देखें तो करीब $26 बिलियन। 197,000 करोड़। जबरदस्त। जी। और ये पैसा अगले 5 साल के लिए था, मतलब हर सेक्टर के लिए अलग अलग टाइमलाइन और टारगेट तय किए गए थे। ठीक है, 1.97 लाख करोड़ रुपए का बजट, 14 सेक्टर। ये सब तो कागज पे बहुत अच्छा लगता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। जमीन पर क्या हुआ? जमीन पर क्या वाकई कंपनियों ने पैसा लगाया, प्रोडक्शन बढ़ा? देखिए, असर तो हुआ है, लेकिन तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। अगर निवेश की बात करें तो कंपनियों ने वादा तो किया था करीब 2.74 लाख करोड़ रुपए के निवेश का। और अगस्त 2024 तक का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से करीब 1.46 लाख करोड़ का निवेश असल में हो भी गया है। अच्छा, मतलब आधे से ज्यादा वादा पूरा हुआ है निवेश में। और प्रोडक्शन और सेल्स का क्या? वो भी बड़ा है। अगस्त 2024 तक इन पीएलआई स्कीम्स के तहत करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन और सेल्स हुई हैं। 12.5 लाख करोड़। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और नौकरियां, एक्सपोर्ट, आत्मनिर्भर भारत वाली बात का क्या हुआ? हाँ, तो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि करीब 9.5 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के। और उम्मीद है कि ये आंकड़ा आगे चलकर 12 लाख तक पहुंच सकता है। एक्सपोर्ट में भी उछाल आया है। इन सेक्टर से 4 लाख करोड़ से ज्यादा का माल बाहर भेजा गया है। और इसमें सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी शायद इलेक्ट्रॉनिक्स की है। मोबाइल फोन वाली? जी। भारत अब मोबाइल फोन इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करने लगा है, मतलब नेट एक्सपोर्टर बन गया है। फार्मा और फूड प्रोसेसिंग में भी एक्सपोर्ट बढ़ा है। और इसी के साथ सरकार ने विदेशी निवेश यानी एफडीआई के नियम भी आसान किए। उसका भी असर दिखा। 2014 से 24 के बीच मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई करीब 69% बढ़कर $165 बिलियन हो गया। वाह,
ये आंकड़े तो सुनने में वाकई काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। निवेश आया, प्रोडक्शन बढ़ा, नौकरियां मिली, एक्सपोर्ट भी बढ़ा। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही पॉजिटिव रहा? हमने कुछ चुनौतियों के बारे में भी सुना है। बिल्कुल, और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, बजट इतना बड़ा था, 1.97 लाख करोड़ का, लेकिन अक्टूबर 2024 तक असल में कंपनियों को इंसेंटिव के तौर पर मिला कितना? सिर्फ करीब 14,000 करोड़। क्या? सिर्फ 14,000 करोड़ इतने बड़े बजट में से? ये तो मतलब 8% से भी कम हुआ। हाँ, 8% से भी कम। और इसमें से भी जो मिला है उसका बड़ा हिस्सा सिर्फ 2 सेक्टर्स को गया है, मोबाइल और फार्मा। ओह, तो बाकी के 12 सेक्टर्स का क्या? इतनी कम पेमेंट क्यों हुई? क्या कंपनियां अपने टारगेट पूरे नहीं कर पाई या फिर पैसा देने में ही कोई दिक्कत आ रही है? इसमें देखिए दोनों ही बातें हैं। कुछ सेक्टर्स हैं जैसे स्पेशलिटी स्टील या सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां, वो वाकई अपने टारगेट पूरे करने में संघर्ष कर रही हैं। क्यों? क्या वजह रही? एक बड़ी वजह है चीन जैसे देशों से सस्ता माल आना। उनके लिए मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। स्टील में तो सुनने में आया कि कुछ प्रोजेक्ट्स कैंसिल भी हुए हैं या पीछे हो गए हैं। कंपटीशन। हाँ, और दूसरी तरफ कुछ कंपनियों की ये भी शिकायत है कि भाई हमने तो टारगेट पूरे कर दिए, लेकिन जो सरकारी प्रोसेस है, वेरिफिकेशन है, उसमें इतनी देर लग रही है कि इंसेंटिव का पैसा हाथ में आने में बहुत टाइम लग रहा है। अच्छा, यानी ब्यूरोक्रेसी वाली दिक्कतें भी हैं। इस पर इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन था शुरू में, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे थे? देखिए, जब ये स्कीम आई थी तो इंडस्ट्री ने, खासकर ऑटो सेक्टर ने, इसका बहुत जोरदार स्वागत किया था। टीवीएस के वेणु श्रीनिवासन हो या हीरो इलेक्ट्रिक के नवीन मुंजाल, सब ने इसकी तारीफ की थी, खासकर जो भविष्य की टेक्नोलॉजीज जैसे ईवीज पर फोकस था। एक्सपर्ट्स ने भी माना कि हाँ, ये एक महत्वाकांक्षी और जरूरी कोशिश है, लेकिन साथ ही उन्होंने इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर और डब्ल्यूटीओ के नियमों का पालन होगा या नहीं, इसको लेकर चिंताएं भी जताई थी। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दोबारा खड़ा करने का शायद आखिरी मौका है। आखिरी मौका, ये तो बड़ी बात कह दी। तो अगर अब हम देखें तो कौन से सेक्टर्स साफ तौर पर सफल माने जा रहे हैं और कहाँ थोड़ी निराशा हाथ लगी है? हाँ, देखिए, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों के सप्लायर भारत आ रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक क्लियर सक्सेस है। ठीक है। फार्मा में भी जैसे पेनिसिलिन जी जैसी जरूरी दवाएं, जिनका रॉ मटेरियल अब देश में ही बनने लगा है, वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये तो आत्मनिर्भरता की दिशा में अच्छा कदम है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा मैंने कहा, स्पेशल स्टील और सोलर पैनल्स में वैसी तेजी नहीं दिखी जैसी उम्मीद की जा रही थी। तो इससे एक पैटर्न सा दिखता है कि जहां मतलब ग्लोबल ब्रांड्स को खींचना था या जहां पहले से कुछ क्षमता मौजूद थी, वहां सफलता जल्दी मिली, लेकिन जहां एकदम नई घरेलू इंडस्ट्री खड़ी करनी थी या बहुत भारी निवेश की जरूरत थी, वहां मुश्किलें ज्यादा आईं। ये तो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। तो अब आगे का क्या सीन है? क्या ये स्कीम ऐसी ही चलती रहेंगी या सरकार कुछ बदलाव सोच रही है? सटा की तरफ से जो संकेत मिले हैं वो ये हैं कि 2025 की शुरुआत तक शायद कोई नया सेक्टर्स में नहीं जुड़ा जाएगा। अच्छा। हाँ, और जो मौजूदा स्कीम्स हैं उनको भी जो तय समय सीमा है उससे ज्यादा शायद नहीं खींचा जाएगा। मतलब ये स्कीम्स अपने तय वक्त पर खत्म हो सकती हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना बंद कर देगी? कोई और तरीका सोचेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सरकार शायद पीएलआई के अनुभव से सीख लेकर नई स्ट्रैटेजी पर विचार कर रही है। एक सोच ये भी चल रही है कि भाई प्रोडक्शन या सेल्स पर इंसेंटिव देने के बजाय क्यों ना सीधे फैक्ट्री लगाने, मशीनें खरीदने, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट या पूंजीगत व्यय पर सब्सिडी दी जाए। अच्छा, मतलब इंसेंटिव का मॉडल बदल सकता है। हाँ, हो सकता है। हालांकि एक और बात है, अभी जो 2025-26 का बजट आया उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, टेक्सटाइल जैसे कुछ बड़े पीएलआई सेक्टर्स के लिए आवंटन बढ़ाया भी गया है। ओह, तो ये क्या दिखाता है? शायद ये एक आखिरी कोशिश है कि इन सेक्टर्स को उनकी तय समय सीमा खत्म होने से पहले और पुश दिया जाए ताकि वो सफल हो सके। और देखिए, दुनिया भर में जो एक माहौल है चीन +1 वाला, हाँ, कि कंपनियां सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती। बिल्कुल, तो उसका फायदा उठाने की कोशिश तो भारत जारी रखेगा ही, अगर नीतियां सही रहीं तो। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, पीएलआई स्कीम भारत की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक बहुत बड़ा, एक बोल्ड कदम था। नतीजे मिले जुले रहे। कुछ सेक्टर्स में इसने वाकई फर्क पैदा किया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ हद तक फार्मा। तो कुछ सेक्टर्स में संघर्ष अभी भी जारी है। एकदम सही। इस योजना ने एक तरह से भारत की ताकत और कमजोरियां दोनों को सामने ला दिया है।
इसने दिखाया है कि पोटेंशियल तो है, लेकिन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह में रुकावटें भी कम नहीं हैं। और पीएलआई से जो सीखा है वो निश्चित रूप से भारत की आने वाली मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज को शेकिल देगा। उम्मीद यही है कि अगली नीतियां और ज्यादा असरदार होंगी। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि ये अनुभव भविष्य के लिए क्या सिखाता है। क्या कुछ चुनिंदा चैंपियन सेक्टर्स या कंपनियों पर फोकस करना बेहतर है, या फिर ओवरऑल सिस्टम को ऐसा बनाना चाहिए कि सबके लिए आगे बढ़ना आसान हो? खैर, ये शायद अगली चर्चा का विषय हो सकता है। हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर नीति बनाने वालों को सोचना होगा। बिल्कुल। तो इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम अपने श्रोताओं से अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जानकारी बढ़ाते रहिए। अलविदा। अलविदा।